के इस सीरीज में आज हम लोग और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है 0.5 kg ऑफ गैस एट 179 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपांड आइडियाबेटिकली टू 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये दे रहा है कि अगर मैं इसको P और प्रेशर एंड वॉल्यूम के ग्राफ में अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो आइडियाबेटिकली एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड हो रहा है मतलब ये इस तरीके से 1 से लेके 2 तक जाएगा और इसका जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ रहेगा, जो रिलेशन रहेगा वो PV का पावर 1/4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि इसने ये क्या बोल रहा है, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक बोल रहा है, तो इसलिए ये ऐसा रिलेशन होगा। क्लियर है? तो क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है हमारा 0.5 kg दिया हुआ है और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 179। तो इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा 2775 एंड 4, तो 452 केल्विन हो जाएगा। एंड ओरिजिनल क्या बोल रहा है, एक्सपांड आइडियाबेटिकली तो 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब कि फाइनल वॉल्यूम जो V2 होगा वो 3 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। क्लियर है? इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर फॉल फ्रॉम 179 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री। मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर T2 है वो 18 डिग्री हो रहा है। तो अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 291 केल्विन। क्लियर है? और वर्क डन दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वर्क डन जो हो रहा है वो 57 किलो जूल हो रहा है। ये डेटा हमें दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक हीट, मतलब कि Cp निकालना है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, और Cv निकालना है और Cp निकालना है। क्लियर है? तो ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो देखिए एक तो रिलेशन हम ये जानते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, और दूसरा एक रिलेशन जानते हैं कि Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा होता है। तो देखिए दो इक्वेशन, 2 अननोन, तो यहाँ तो एक A इक्वेशन हो गया और ये एक E इक्वेशन हो गया। तो Cp अपॉन Cv के वैल्यू 1.4, ये तो हमें गामा के वैल्यू 1.4 है ये पता है, लेकिन कैपिटल R हमें नहीं पता है इस पर्टिकुलर गैस के लिए। देखिए अगर ये एयर लिखा होता तो एयर लिखा रहता तब तो हमको वो Cp और Cp निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि Cp की वैल्यू होती है 1.005, Cv की वैल्यू होती है 0.178 और R की वैल्यू होती है 0.287। लेकिन यहाँ पे गैस दिया है, इसीलिए हमें उस पर्टिकुलर गैस का क्या Cp, Cv और R होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो ये एक रिलेशन हो गया। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में कहीं ना कहीं से अगर हम लोग R निकाल लें तो हमारा ये Cp Cv निकल जाएगा। तो देखिए R के लिए अगर हम एक फॉर्मूला देखें तो हमारा वर्क डन क्या होता है, m R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये एक रिलेशन होता है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखिए हमें वर्क डन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, दोनों टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है और गामा दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा R निकल जाएगा। एक बार R निकलेगा तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग Cp और Cv निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 57 इक्वल टू 0.5 इंटू R इंटू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, सॉरी ये T1 माइनस T2 होता है। तो 452 माइनस इतना 291 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1। तो यहाँ से हमारा R हो जाएगा कितना, 57 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 452 माइनस 291। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। R की वैल्यू आ रहा है हमारा 0.283 किलो जूल
पर केजी केल्विन आ जाएगा हमारा। क्लियर है? तो हम लोग इसी को यहाँ पे और आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, और R की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 0.283। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा चीज़ हम क्या जानते हैं कि Cp माइनस Cv की वैल्यू होता है वो गामा के बराबर, जो कि 1.4 होता है, ये हमें पता है। तो देखिए यहाँ से हमें Cv निकालना है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 पहले देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप कॉमन ले लीजिए Cv को, तो क्या होगा आपका Cp माइनस Cv माइनस 1 इक्वल टू 0.283, या R पहले लिख लेते हैं, R के टर्म्स में भी बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये R हो गया, Cp कॉमन ले लिया तो मैं, तो Cp इक्वल टू क्या हो गया, Cp अपॉन Cv गामा होता है, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू R हो गया। तो यहाँ से हमारा Cp क्या मिल गया, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.283 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा Cv की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ रहा है 0.283 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.7075 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो अब इस पर्टिकुलर रिलेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस Cv, तो 0.283 प्लस 0.7075 प्लस 0.283, तो ये हमारा आ जाएगा 0.9905 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये हो जाएगा हमारा Cv की वैल्यू हो जाएगी 0.075 और Cp की वैल्यू हो जाएगी 0.9905, दोनों का यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर है? तो मतलब हमें क्या क्या याद रखना है, ये रिलेशन याद होना चाहिए, और वर्क डन के लिए तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला हमें पता है। इसी के हेल्प से यहाँ से हमने पहले R निकाला, R को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो R अपन गामा माइनस 1 हो जाएगा, और ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Cp और Cv निकल जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि अभी तक हम लोग वर्क डन और ये सब निकाल रहे थे, सारा वैल्यू दिया हुआ था, बट कभी अगर मान लीजिए कुछ ऐसा गैस दे दिया जिसमें ऑलरेडी वर्क डन निकला हुआ है, तब तो उस केस में हम Cp Cv कैसे निकालेंगे, तो उसको हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। इसको रहने ही देते हैं, इसका क्या काम है अभी। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टैंक ऑफ 2.2 मीटर क्यूब कैपेसिटी contain air at 260 degree and 100 kilopascal. Some air is taken out. अगर ये एक टैंक है, इनिशियली इसका जो टैंक का जो वॉल्यूम है वो 2.2 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, टेम्परेचर है 260 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 किलो पास्कल इसमें प्रेशर है। क्लियर है? अब बोल रहा है इससे कुछ एयर जो है वो हमने ले लिया, इससे कुछ एयर को हमने निकाल दिया। क्लियर है? तो आफ्टर दैट जब हमने इसमें एयर को और कुछ एयर को निकाल दिया तो ये स्टेट 1 हो गया। अब स्टेट 2 में क्या बोल रहा है कि सम एयर इज टेकन आउट फ्रॉम द टैंक विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। मतलब अभी भी अगर ये मैं बोलता हूँ कि V1, ये T1 और ये P1 है, तो T2 अभी भी कितना बना हुआ है 260 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हम लोग किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मली प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग एंड प्रेशर बिकम, और अब इसका जो प्रेशर हो जा रहा है 100 से 4 किलो पास्कल हो जा रहा है। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास लेफ्ट इन द टैंक। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर में कितना मास लेफ्ट है वो हमें निकालना है, तो निकल जाएगा। और ये कंडीशन 2 के लिए है।
तो देखिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ये बोल सकते हैं कि T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें अगर यहाँ का मास निकालना है, तो आइडियल गैस का एक इक्वेशन हमें पता है, PV इक्वल टू क्या होता है, mRT। तो अब गैस निकलने के बाद यहाँ पे कितना मास बचा वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, और अगर मैं स्टेट 2 बोल रहा हूँ तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 V2 इक्वल टू M2 R T2। अब हमें मास 2 निकालना है, प्रेशर एक इस पर्टिकुलर टैंक का स्टेट 2 पे हमें पता है, वॉल्यूम नहीं पता है, मास 2 हमें निकालना है। R की वैल्यू क्योंकि गैस है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 0.287, और T2 की वैल्यू पता है। तो मतलब अगर मैं किसी तरह से V2 निकाल लूँ तो हमारा M2 निकल जाएगा। तो वो कैसे रिलेशन निकलेगा, तो क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम एक रिलेशन जानते हैं कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा P2 V2 हो जाएगा। तो देखिए इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है और T2 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा V2 निकल जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। तो यहाँ से मैं V2 निकाल लेता हूँ और इसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो हमारा आंसर M2 निकल जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितना है, 100 किलो पास्कल, वॉल्यूम है 2.2 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है, फाइनल वॉल्यूम 55 मीटर क्यूब आ रहा है। तो यहाँ से मेरा M2 कितना हो जाएगा, P2 V2 डिवाइडेड बाई R T2। तो P2 की वैल्यू 4 किलो पास्कल मल्टीप्लाई बाई 55 जो कि अभी हमने निकाला है, R की वैल्यू 0.287 मल्टीप्लाई बाई T2 की वैल्यू क्या है, 260 है। तो इसको हमें केल्विन में लिखना पड़ेगा, 260 प्लस 273। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना मास हमारा बचा हुआ रहेगा। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 55 डिवाइडेड बाई 287 मल्टीप्लाई बाई 260 प्लस 273। तो ये M2 की वैल्यू आ रहा है 1.438 kg। तो इतना अमाउंट ऑफ मास जो है स्टेट 2 में बचा हुआ है। क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन और भी ये बन सकता था कि कितना मास हमने इससे निकाला। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर इनिशियली में अगर आप M1 निकाल लीजिए और M2 की वैल्यू तो अभी हमने निकाला हुआ है, जो आया हुआ है कितना, 1.438। तो M1 में से M2 निकाल देंगे तो हमारा कितना मास हमने यहाँ से निकाला डेल्टा M वो निकल जाएगा। अब M1 आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेम यही रिलेशन में P1 दिया है, P1 दिया है, V1 दिया है, M1 निकालना है, R दिया है, T1 दिया है। तो यहाँ से आप M1 निकाल लेंगे। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप M1 निकालिए कितना आता है और फिर M1 में से M2 को माइनस कर दीजिएगा तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा सेकेंड कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मास टेकन आउट फ्रॉम द टैंक। नोट डाउन कर लीजिए, इसका सेकेंड निकालना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मास टेकन आउट फ्रॉम द टैंक। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ से कि फाइनली मेरा इनिशियली कितना मास था और अभी बचा कितना, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे तो वही उतना अमाउंट ऑफ मास, मानी पहले मान लीजिए कि 10 kg था और अब बचा 8 kg। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा कि कितना मास हमने निकाला, तो 2 kg आ जाएगा ना। तो M1 में से M2 को माइनस कर दिए तो वैसे ही हमने M2 निकाल लिया है कि कितना मास बचा हुआ है जब 100 किलो पास्कल से 4 किलो पास्कल प्रेशर हुआ। और इनिशियली आप निकाल लीजिए इसी पर्टिकुलर रिलेशन से, P1 V1 वाला रिलेशन से, और दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका सेकेंड आ जाएगा जो कि आपका होमवर्क रहेगा। तो इसको आप लोग नोट करके अपने नोटबुक में मतलब नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 2 क्वेश्चन होता है। हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 0.65 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट 100 किलो पास्कल
and 20 degree is compressed adiabatically to 1400 kilopascal and then expand isothermally to its original volume and reach to original state at constant volume। तो इतना सारा हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है। मतलब अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं तो ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 0.5 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इनिशियली जो है वो 100 किलो पास्कल और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, उसको हम लोग आइडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं 1400। मतलब कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कंप्रेशन इस तरीके से होगा, मेरा ये हो गया मेरा 0.1 और ये हो गया 0.2। तो 0.1 पे हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। प्रेशर दिया है 0.1 पे कितना, 100 किलो पास्कल। टेम्परेचर दिया है 0.1 पे कितना, 220 प्लस 273, तो ये डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 293 हो जाएगा। 293 केल्विन दिया हुआ है। क्लियर है। इस कंप्रेस आइडियाबैटिकली टू फाइनल, तो ये यहाँ का जो प्रेशर हो जा रहा है हमारा वो हो जा रहा है 1400 किलो पास्कल। क्लियर है। एंड देन एक्सपांड, इसको फिर एक्सपांड कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, तो ये एक्सपांसन कुछ इस तरीके से हो रहा है। और ये जो रिलेशन हो रहा है वो पीबी का पावर 1.4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये आइसोथर्मली मतलब पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ऐसा हो रहा है। और ये 0.3 मिल रहा है आइसोथर्मली टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब कि यहाँ पे जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम एक्सपांसन के एंड पे हमें मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V1 इक्वल टू V3, ऐसा कुछ है। क्लियर है। टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड रीच टू ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट 1 था तो वहाँ तक पहुँच रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसा होगा, तो ये प्रोसेस, तो ये यहाँ पे V इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर एक साइकिल है जो 1 से 2 तक आइडियाबैटिक तरीके से कंप्रेशन हो रहा है, पीबी का पावर 1/4 इक्वल टू कांस्टेंट। फिर 2 से 3 तक ये एक्सपांसन हो रहा है आइसोथर्मली, जो रिलेशन होगा पीबी इक्वल टू कांस्टेंट। और 3 से 1 तक वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, हमारा ओरिजिनल स्टेट पे आ जा रहा है। तो हमें और क्या हमें दिया हुआ है, इतना सारा हमें ये P1, T1 और P2 के वैल्यू दिया हुआ था। हमें निकालना है प्रेशर एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपांसन। मतलब आइसोथर्मल एक्सपांसन के लास्ट में प्रेशर क्या है, तो हमें एक्चुअली P3 की वैल्यू निकालना है सबसे पहले। क्लियर है। क्या निकालना है, P3 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिया हुआ है, ये इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम दिया है 0.65। क्लियर है। तो इनिशियल वॉल्यूम ये दिया हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे निकलेगा। तो देखिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर है। 2 से 3 जो है, क्योंकि प्रोसेस जो सेकेंड है आइसोथर्मली उसके एंड पे हमें निकालना है। तो मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला प्रोसेस को हम लोग लेके चलते हैं, प्रोसेस 2 से 3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर प्रोसेस 2 to 3, जो कि क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें क्या होता है पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब हम लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल टू P3 V3। अब हमें निकालना क्या है, P3 की वैल्यू निकालना है। क्लियर है। और हमें पता क्या क्या है, हमें P2 की वैल्यू पता है। देखिए P2 की वैल्यू पता है, तो P2 की वैल्यू तो हमें पता है। क्या V2 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन क्या हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। कैसे, जब प्रोसेस 1 से 2 लेंगे तो फॉर प्रोसेस, अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ फॉर प्रोसेस 1 से 2, वो कैसा है पीबी का पावर गामा यानी 1.4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P1 V1 का पावर 1/4 इक्वल टू P2 V2 का पावर 1/4। अब यहाँ पे मेरे को P1 पता है, V1 भी पता है और P2 भी पता है। तो क्या मैं यहाँ से V2 निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू
V2 अपॉन V1 का पावर 1/4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा V2 इक्वल टू आ जाएगा P1 अपॉन P2 का पावर 1/गामा यानी 1/4 इंटू V1। ऐसा हो जाएगा। देखिए ये इधर गया तो 1/4 हो जाएगा और V1 इधर जाएगा, तो V1 इंटू P1 अपॉन P2 इंटू 1/4। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा V2 निकल जाएगा, P2 ऑलरेडी पता है, और V3 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, P3 निकलेगा, जो कि वही निकालना था, क्या, प्रेशर एट द एंड ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि V2 की वैल्यू कितना आ रहा है। तो V2 की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। V1 या इसको हम लोग क्या करें, इसको ऐसा करते हैं, इधर न लेके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसी को फर्दर। तो यहाँ से मेरा V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू P1 अपॉन P2 का पावर 1/गामा यानी 1/4। तो अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो V1 की वैल्यू 0.65 मल्टीप्लाई बाई P1 अपॉन P2 का पावर 1/4, तो 0.65। P1 की वैल्यू कितना है हमारा, P1 की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 1400 का पावर 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा V2 की वैल्यू आ रहा है 0.098 मीटर क्यूब। अब इसकी वैल्यू को यहाँ मैं पुट कर दूँ तो P2 की वैल्यू है हमारी 1400 इंटू 0.098 इक्वल टू P3 हमें निकालना है, और V3 की वैल्यू 1, तो 0.65 यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि V3 इक्वल टू V1 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा P3 निकल जाएगा 1400 इंटू 0.098 डिवाइडेड बाई 0.65। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1400 इंटू 0.098 डिवाइडेड बाई 0.65। तो P2 की वैल्यू P3 की वैल्यू आ गई 211.07 किलो पास्कल। मतलब कि प्रेशर एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस 211 किलो पास्कल के बराबर आ गया। यहाँ का ये निकल गया। अब क्या निकालना है, सेकेंड पॉइंट, हीट एडेड ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपांसन। तो कितना हीट हमने ऐड किया। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मैं Q इक्वल टू लिखूँ तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। मतलब जो भी हीट एडिशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर होगा। कौन से प्रोसेस के लिए, 2 से 3 के लिए। क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्टली अगर 2 से 3 के लिए वर्क डन निकाल लें तो वही इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला W का, P2 V2 ln ऑफ V3 अपॉन V1, यही होगा। या आप ये भी लिख सकते थे कि P3 V3 ln ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें P2 पता है, तो P2 हमें पता है 1400, V2 पता है, V2 भी पता है। वो कितना निकाले थे हम लोग, 0.098 इंटू ln ऑफ V3 पता है, यस 0.65, ये P2 होगा 0.098। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है, 1400 मल्टीप्लाई बाई 0.098 इंटू ln ऑफ 0.65 डिवाइडेड बाई 0.098।
तो हमारा वर्क डन आ गया 259.58 किलो जूल। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हीट एडेड ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांसन, मतलब कितना हीट हमने ऐड किया। तो ये फॉर्मूला से देखिए जितना वर्क डन हुआ वही हीट एडेड के बराबर हुआ। तो हमारा Q इक्वल टू W फॉर प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 इक्वल टू 259.58 किलो जूल। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो बहुत लंबा था, लेकिन अगर हम लोग प्रोसेस को फॉलो करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या देखा। इसमें 3 प्रोसेस दिया हुआ था। 1 से 2 तक आइडियाबैटिकली कंप्रेशन हो रहा था, 2 से 3 आइसोथर्मल एक्सपांसन हो रहा है, और 3 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। और हमें निकालना है पहला कि यहाँ का एंड पे प्रेशर कितना होगा। तो सबसे पहले हमने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लिए, उसमें हमने सारा चीज़ वैल्यू पुट किया। तो क्योंकि P2 हमें पता था, P3 हमें निकालना था, V3 जो था वो V1 के बराबर था, बस हमें V2 नहीं पता था। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि प्रोसेस 1 से 2 तक हमें P1 V1 और P2 पता है, तो यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो हमारा P3 निकल गया। सेकेंड हमें ये निकालना था कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ। तो कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ उसके लिए हमने क्या करेंगे कि Q इक्वल टू फर्स्ट लॉ लगाए। तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, तो हीट ट्रांसफ़र वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वो हम निकाल लिए। अब देखिए होमवर्क में अब और आप क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 3 से 1 तक हमें कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ वो आप निकालने की कोशिश करें। क्योंकि वर्क ट्रांसफ़र तो 0 हो जाएगा, तो आप हीट ट्रांसफ़र निकालने की कोशिश करें कितना हो जाएगा। क्लियर है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ का टेम्परेचर पता है, और अगर यहाँ का टेम्परेचर पता हो जाएगा तो जो प्रोसेस 3 से 1, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, mCp फाइनल माइनस इनिशियल, तो T1 माइनस T3। तो T1 पता है, मैं आप लोग इसका होमवर्क रहेगा, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे सॉल्व करिएगा। Q फॉर प्रोसेस 3 से 1, तो क्या लिख सकते हैं, mCp T1 माइनस T3। क्लियर है। अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए Cp की वैल्यू दिया हुआ है, Cp दिया है, R दिया है, तो माइनस कर लेंगे तो Cv निकल जाएगा। क्लियर है। और 100 किलो पास्कल टेम्परेचर भी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप मास निकाल लीजिएगा यहाँ पे। अब अगर मास आपका निकल गया, Cp भी निकल गया, तो T1 हमको ऑलरेडी पता है यहाँ पे, और T3 कैसे निकलेगा, यही सेम रिलेशन से। देखिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब जो टेम्परेचर 2 होगा वही हमारा टेम्परेचर 3 होगा। अब आपको T2 कैसा निकलेगा, तो आपको ये रिलेशन, यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का टेम्परेचर पता है, तो यहाँ का टेम्परेचर निकाल लेंगे। क्या रिलेशन, T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा से। तो ये दोनों पता है, ये भी पता है, T2 निकल जाएगा जो कि T3 के बराबर होगा। यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका हीट ट्रांसफ़र निकल जाए इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अच्छे खासे न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर यूनिट का डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे, तो हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टीम जनरेशन को लेके उसको कवर करते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस अगर आपको डाउट्स रहते हैं, तो जब हमारा डाउट क्लास, हमारा टारगेट है कि 25 तक कोर्स को कंप्लीट करना है, 25 जून तक, तो उसके बाद फिर हमारा डाउट क्लासेस होगा। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए, उस डाउट्स रहता है वो अपने पास एक्यूमुलेट करिए। हमारा एक मैसेज भी गया हुआ है कि सारे डाउट्स जो भी हैं और हर एक यूनिट का आप कलेक्ट करके हमें भेजते जाइए, ताकि वो डाउट क्लास में हम उसको डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।